अब मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, तो राइट डाउन लिखो, राइट डाउन two different types of membrane proteins. Two different types of membrane proteins in animal cells are तो उसमें पहला लिखो पेरिफेरल प्रोटीन्स, तो फर्स्ट राइट ऑन पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में एक पॉइंट लिख लो, राइट डाउन, दे आर लूजली अटैच्ड on extracellular or intracellular. They are loosely attached on extracellular or intracellular monolayer. Extracellular or intracellular monolayer. लिख लिया। और दूसरा लिखो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स राइट डाउन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में लिखो, राइट डाउन, दे कंटेन अल्फा हेलिक्सेस, इनमें अल्फा हेलिक्सेस होते हैं, दे कंटेन अल्फा हेलिक्सेस and crosses the lipid bilayer, contain alpha helices and crosses the lipid bilayer one or more times, तो इसका मतलब पूरी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते हैं, क्रॉसेस द लिपिड बाइलेयर वन और मोर टाइम। तो अगर एक बार क्रॉस करता है तो वो थ्योरेटिकली हो जाता है मोनोटॉपिक, जिसको हम बोलते हैं दे आर सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मल्टीपल टाइम होता है तो ऑब्वियसली मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं यूजुअली ये बहुत लूजली अटैच होते हैं हमारे मेम्ब्रेन के साथ, आइदर ऑन द एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस और इंट्रासेलुलर सरफेस, इसीलिए ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर आप मेम्ब्रेन को वो करोगे, इफ यू ट्रीट विद सम सॉल्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर फटाफट आ जाते हैं। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर स्पैन करते हैं, तो उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर वो सेपरेट होते हैं तो वो सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर नहीं आते, दे कम इनटू द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो अब आप हेडिंग दो, इसमें सबसे पहले पेरिफेरल प्रोटीन्स। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पेरिफेरल प्रोटीन से पहले एक दो पॉइंट लिख लो। यू राइट डाउन एनिमल सेल मेम्ब्रेन contains nearly 50% of total protein mass. Animal cell membrane contains nearly 50% of total protein mass. मतलब जो मेम्ब्रेन का पूरा मास होता है उसमें 50% प्रोटीन होता है, नियरली 50% ऑफ टोटल प्रोटीन मास। अब बाकी जो 50% बच गया उसके अंदर लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है, मतलब 50% से ज्यादा ही होते हैं लिपिड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन न्यूरॉन्स 25% proteins are present in the membrane. In neurons 25% proteins are present in the membrane. 25% proteins are present in the membrane. तो इसका मतलब है न्यूरॉन्स में जो ज्यादा कंटेंट होता है वो लिपिड्स का होता है, वो इनका नहीं होता, प्रोटीन्स का नहीं होता। और वो इफ यू रिमेंबर, यूजुअली जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर जो माइलिन शीथ होती है वो सबसे ज्यादा कवर करके रखता है उसको, ठीक है। और माइलिन शीथ में लिपिड्स होते हैं, स्फिग्नोमाइलिन जो होता है, दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द माइलिन शीथ।
तो यूजुअली एनिमल सेल्स में यह देखा जाता है 50% तक प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, बट न्यूरॉन्स में 25% होता है। बाकी जो न्यूरॉन्स के अंदर पाया जाता है वो लिपिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखो। इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, in the membrane of mitochondria and chloroplast, in the membrane of mitochondria and chloroplast, in the membrane of mitochondria and chloroplast, 75%, membrane of mitochondria and chloroplast, 75% total protein mass is present. 75% total protein mass is present. तो इसका 75% टोटल प्रोटीन मास इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब है अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की बात करेंगे, उसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मेम्ब्रेन का वो प्रोटीन्स हैं। ये चीज याद रखना। और वो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इतने सारे प्रोटीन्स होते हैं, उसमें फिर एंटीपोर्टर्स होते हैं, एडीपी एटीपी के एंटीपोर्टर्स होते हैं, एडीपी एटीपी के एंटीपोर्टर्स होते हैं, फिर उसमें एफओ F1 पार्टिकल होते हैं। ये सारी की सारी चीजें उसके मेम्ब्रेन में पाई जाती है। फिर अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में PS1, PS2, different types of proteins they are also found on the chloroplast। ठीक है, इसलिए उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना आप लोग। नॉर्मली एनिमल सेल्स की अगर हम बात करेंगे 50% है, कुछ ऐसे सेल्स का मेम्ब्रेन है जिसमें 50 से कम है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें 50 से ज्यादा भी होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, on the basis of interaction, on the basis of interaction, two different types, on the basis of interaction, two different types, ये जो मैंने लिखे थे, on the basis of interaction, two different types of membrane proteins are present. On the basis of interaction, two different types of membrane proteins are present. Two different types of membrane proteins are present. चलो अब उसमें आप पहले हेडिंग दो पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, राइट डाउन। पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में लिखो। दे इंटरैक्ट, दे यूजुअली इंटरैक्ट, ऐसे लिखो, दे यूजुअली इंटरैक्ट, they usually interact non-covalently, they usually interact non-covalently, usually interact non-covalently with polar groups, usually interact non-covalently with polar groups, usually interact non-covalently with polar groups of lipids, polar group of lipids or integral proteins, polar groups of lipids or integral proteins, polar groups of lipids or integral proteins, लिख लिया, और integral proteins। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन। these proteins are easily dissociated, these proteins are easily dissociated from membrane, these proteins are easily dissociated from the membrane, these proteins are easily dissociated from the membrane by changing, are easily dissociated from the membrane by changing pH, temperature and salt concentration, by changing pH, temperature and salt concentration। आप टेम्परेचर बढ़ा दो अलग हो जाते हैं, एसिडिक कर दो, ज्यादा अल्कलाइन कर दो अलग हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो आसानी से ये अलग हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप पीएच चेंज करोगे एसिडिसिटी बेसिसिटी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज करोगे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन वीक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। और अगर आप सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऊपर या नीचे करोगे, देखो क्योंकि ये इनका मेजर होल्डिंग फोर्स हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब इन द सेंस नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन होता है, ऐसे बोलना चाहिए मुझे, नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन होता है। तो अगर हम ये फिजिकल पैरामीटर्स को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स तो नहीं इतनी आसानी से अलग होते, लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये अलग हो जाते हैं सो दे ऑलवेज कम इन द सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। ये स्टार पुट करके पॉइंट लिखो, यू कैन राइट डाउन।
Write down these proteins always come. These proteins always come in the soluble fraction. These proteins always come in the soluble fraction. Proteins always come in the soluble fraction of animal cell membrane. Soluble fraction of animal cell membrane. देख लिया, soluble fraction of animal cell membrane. यहां soluble क्यों बोल रहा हूं मैं उसको? With what respect I am telling it is soluble with respect to water. ठीक है, तो वाटर की अगर हम बात करें तो ये solubility का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर. अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में कभी कभार पूछते हैं. हमने एक एनिमल सेल मेम्ब्रेन को डिटर्जेंट के साथ ट्रीट करा, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी. करने के बाद हमें दो फ्रैक्शन मिले, एक सॉल्युबल फ्रैक्शन मिला, एक इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिला. अब जो सॉल्युबल फ्रैक्शन है उसमें कौन सा मेम्ब्रेन प्रोटीन आएगा? पेरिफेरल प्रोटीन आएगा. और जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है उसके अंदर कौन सा आएगा? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आएगा. अगर आपसे एग्जामिनर बोले कि भाई जीपीसीआर जो है वो सॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा या इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि वो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है. सो दैट मींस दैट विल कम इनटू द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. और अगर आपसे एग्जामिनर बोले एक प्रोटीन एक्स है वो सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी आ रहा है और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में भी आ रहा है, वो दोनों फ्रैक्शन के अंदर देखा गया है. इसका क्लियर का मतलब यह है कि वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. इट इज एग्जिस्टिंग इन द पेरिफेरल फॉर्म आल्सो एंड इट इज आल्सो एग्जिस्टिंग इन द इंटीग्रल फॉर्म आल्सो. कुछ प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में जाते हैं और मेम्ब्रेन में जाने के बाद टूट जाते हैं, और टूटने के बाद क्या होता है वो सिर्फ पेरिफेरी पे एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं एंड दे डोंट स्पैन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है. ठीक है ना, ये तो पता है ना, लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यू नो दिस थिंग राइट. एंड सिंस इनके अंदर हाइड्रोफोबिक कंटेंट इतना ज्यादा होता है इसलिए ये लिपिड को छोड़ते नहीं है, और क्योंकि ये लिपिड को नहीं छोड़ते इसलिए दे ऑलवेज कम इन दी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और ये जो है ये इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं. तो लिख लो, यू कैन राइट डाउन. नेक्स्ट लाइन लिखो, you can write down peripheral proteins act as subunits for different ligands, act as subunit for different ligands, or they are present on the intracellular surface, or they are present on the intracellular surface, where they are present on the intracellular surface where they act as enzymes. Intracellular surface where they act as enzymes. इंट्रासेलुलर सरफेस में ये प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, वेयर दे एक्ट एज एंजाइम्स. फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल अल्फा सब यूनिट ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर. वो याद आ रहा है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का अल्फा सब यूनिट जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है और चैनल कौन बनाता है? बीटा सब यूनिट बनाता है. तो अल्फा सब यूनिट पेरिफेरल प्रोटीन होगा. ठीक है, अल्फा सब यूनिट ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, alpha subunit of acetylcholine receptor is present on extracellular surface of membrane. Alpha subunit of acetylcholine receptor is present on extracellular surface of membrane. Is present on extracellular surface of membrane. तो वो membrane के extracellular surface में present होता है. Next point लिखो, PLC beta enzyme. हाँ, next example है PLC beta phospholipase C. PLC stand for phospholipase C. PLC beta enzyme. PLC beta enzyme is present on intracellular surface of the membrane. PLC beta enzyme is present on intracellular surface of membrane. ये सेल के अंदर होता है, intracellular surface of membrane. PLC beta enzyme is present on intracellular surface of membrane.